नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम पंचायती राज से संबंधित लगभग 75 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें। यहाँ से आपको परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो कंपाइलेशन किया है वो सभी PYQ है। यहाँ पर UPSC से लेकर स्टेट PSC और जो अलग अलग आयोग होते हैं, रेलवे और जो अलग अलग आयोग हैं, उनकी सभी के PYQ हमने यहाँ पर लिए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से आपको 100% प्रश्न देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 73वें संविधान संशोधन को सर्वप्रथम लागू अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो 73वें संविधान संशोधन को सबसे पहला लागू करने वाला राज्य मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वां संशोधन निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए लागू नहीं होता है? तो आप बता सकते हैं, आपको कल वीडियो में बताया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, जम्मू कश्मीर और मेघालय। तो 73वां संविधान संशोधन नागालैंड के लिए, मिजोरम के लिए और मेघालय के लिए लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार से 1 to 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 to 4। 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में स्तरीय सरकारी प्रणाली है। कितने स्तरीय प्रणाली है? तो आप सभी को पता होगा, त्रिस्तरीय प्रणाली है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम। चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 से 243 ओ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 243 से 243 ओ किससे संबंधित है? आपको पता होगा, पंचायतों से, भाग 9 में। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो आपको बताना है लेखा परीक्षा से संबंधित कौन सा है। तो इससे संबंधित है 243 जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। आगे चलते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? तो महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 243 डी में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन ऐसे राज्य में नहीं किया जा सकता जिसकी आबादी कितने लाख से अधिक नहीं है, मतलब कम है। तो पंचायतों का गठन जो दूसरे स्तर पर होती है, मध्यवर्ती स्तर अर्थात ब्लॉक स्तर पर, जिसको बोलते हैं पंचायत समिति। तो पंचायत समिति अगर 20 लाख से जनसंख्या किसी राज्य की कम है तो वहाँ पर पंचायत समिति का गठन नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पंचायत की अवधि, पंचायत की सदस्यता से निर्भरता के आधार, पंचायत में सीटों का आरक्षण या पंचायत के लिए चुनाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायतों के लिए चुनाव 243 के से संबंधित है। आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 29 कार्यों की सूची कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 243 बी के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? तो आपको देखना है 243 में क्या है। तो 243 में परिभाषाएं हैं। 243 ए में क्या है? 243 ए में ग्राम सभा है और 243 बी में ग्राम पंचायत है। तो आपका करेक्ट आंसर इसका पंचायत होगा, ना कि ग्राम सभा। आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रावधान के तहत बनी प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है? तो अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपको पता होगा 243 डी के तहत, उसी के तहत महिलाओं का भी आरक्षण है। ग्राम सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के बारे में बताना है। यह एक जिले के सभी गाँव के सरपंचों का मिलन स्थल है। तो गलत है ये। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है और कार्यवाही का रिकॉर्ड रखता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने के लिए उत्तरदायी होता है और कार्यवाही का क्या रखता है? रिकॉर्ड रखता है। बाकी ग्राम सभा में सभी ग्राम पंचायतों की विकास योजना की समीक्षा की जाती है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों के बीच धन वितरण को नियंत्रित करती है। तो ये सभी गलत हो जाएंगे। आगे है, ग्राम सभा के सदस्य हैं गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं राज्य सरकार द्वारा दी गई सूची के अनुसार सरपंचों द्वारा मनोनीत सदस्य। तो ग्राम सभा में कौन कौन से सदस्य होते हैं? गांव के सभी निवासी जो मतदाता सूची में पंजीकृत हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायत समिति के सदस्य कैसे होते हैं? प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत, जिसको BDO कहते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा मनोनीत होते हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, जनता द्वारा सीधे चुने गए अप्रत्यक्ष रूप से ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जनता द्वारा सीधे चुने गए होते हैं पंचायत समिति के सदस्य, जिनको BDC कहते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है? तो परिभाषा की बात अगर करें तो अनुच्छेद 243 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर 243 हो जाएगा। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के गठन का प्रावधान है? तो देखिए, अब ग्राम सभा की बात कही गई तो ग्राम सभा है 243 ई में और ग्राम पंचायत है 243 बी में और 243 में क्या है? परिभाषा है। चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? तो अब पंचायतों की संरचना से अगर पूछा जाए तो संरचना है 243 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 243 संरचना 243 में। कौन सा अनुच्छेद पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? फेलियर से संबंधित है, तो आप फेलियर से लगा सकते हैं। 243 एफ पंचायत सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की शक्ति नहीं है? भूमि विकास, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण, भू राजस्व का विनियमन। तो पंचायतों की शक्ति क्या नहीं है? तो देखिए, भूमि विकास पंचायतों की शक्ति है, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण। आपने पहला ही जो 29 सूची में पहला जो विषय है, जो 11वीं अनुसूची के 29 विषयों में पहला विषय क्या है? भूमि विकास, भूमि सुधारों का क्रियान्वयन, भू चकबंदी और मृदा संरक्षण। बाकी भू राजस्व का विनियमन यह सम्मिलित नहीं है 11वीं अनुसूची में, अर्थात 243 जी के तहत। अनुच्छेद 243 एच निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? आपको बताना है अब किसके बारे में? 243 एच के बारे में। सदस्यता की अयोग्यता, तो सदस्यता की अयोग्यता आपको बता दिया गया 243 एफ में। पंचायत के जो खाताओं की लेखा परीक्षा होती है वो क्या आपको बताया जा चुका है? 243 जे में होती है। पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने का अधिकार, तो ये होता है 243 एच में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचायतों द्वारा निधियों पर कर लगाने का अधिकार 243 एच में। पंचायतों के चुनाव आप संबंधित है, किससे संबंधित है? 243 के अनुसार। चलिए आगे चलते हैं, ये 243 के अनुसार है। तो आप देख रहे होंगे कि जो आपको कल वीडियो उपलब्ध कराया गया है जिसमें मात्र 2 पेज हैं, उन मात्र 2 पेजों से आपको 75% हल लेखनों को सीधे सीधे मिल जाएंगे यहाँ से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य सूचना आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो 243 आई और वाई का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य वित्त आयोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य वित्त आयोग पंचायतों को और नगर पालिकाओं को वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित कराएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत के खातों की लेखा परीक्षा से संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पंचायत की लेखाओं की संपरीक्षा से संबंधित है 243 जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 के निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो आपको बताया जा चुका है 243 के किससे संबंधित है? पंचायतों के लिए चुनाव से। आगे चलते हैं। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से कितने की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? तो आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इसका 6 महीने हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं की 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? 243 डी यानी घा। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्याओं का 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पेशा अधिनियम 1996 के अंतर्गत समावेश क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? तो ग्राम सभा की शक्ति बताना है। ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है, तो हाँ। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है, तो हाँ। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा, तो किसी भी खनिज के लिए नहीं होता है का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। तो सभी खनिज के लिए अनुशंसा आवश्यक नहीं होती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2। चलिए आगे चलते हैं। पंचायती राज एक व्यवस्था है, तो स्थानीय स्तर पर स्वशासन की हाँ, जब संबंधों के साथ त्रिस्तरीय भी शासन की हाँ, तो त्रिस्तरीय शासन है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, तो ये भी सही है। पद सोपानिक संरचना की, तो ये नहीं है, पद सोपानिक संरचना की नहीं है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 इसका। बलवंत राय मेहता समिति ने किस प्रकार की पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। आगे चलते हैं। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में हुआ शुभारंभ। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित हैं? तो 73वें संविधान संशोधन में क्या सम्मिलित है? जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत। नगर पंचायत इसमें संबंधित नहीं है। नगर पंचायत 74वें संशोधन से सम्मिलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। समितियां और सुझाव आपको बताना है। तो बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पद्धति, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय, एल.एम. सिंघवी समिति स्थानीय स्वशासन पद्धति और जी.वी. के राव के द्वारा प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार। आप इसको मैच कर सकते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति क्या होती है? तो ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति होती है वो प्रशासनिक प्राधिकरण होती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? संबंधित राज्य का राज्यपाल वित्त आयोग का क्या करता है? गठन करता है। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है शक्तियों का विकेंद्रीकरण, तो हाँ, शक्तियों का विकेंद्रीकरण की बात करता है। लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास, तो आंसर हो जाएगा ए सभी। आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवसाय है, तो पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो राज्य की सूची का विषय है पंचायती राज। आगे चलते हैं।
पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो निर्णय लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है। पंचायत की संरचना में निम्नलिखित में से कौन सी एक सही नहीं है? किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध कर सकेगा, तो ये सही है। ग्राम सभा गांव स्तर पर भी शक्तियों का प्रयोग करिए, तो ये भी सही है। प्रत्येक राज्य ग्राम मध्य जिला स्तर पर पंचायत का गठन करेगा, तो ये गलत है। प्रत्येक राज्य नहीं करेगा। जिस राज्य में 20 लाख से जनसंख्या कम है वो मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेगा, तो ये गलत है। ऐसे राज्य जिनकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है वे मध्य स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करेंगे, तो ये बात सत्य है। तो गलत पूछा था, तो गलत कौन सा हो गया? सही। चलिए, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? तो अपने अधिवेशन प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष तक का होता है। चलिए आगे चलते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? तो आपको बताया जा चुका है 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। आगे चलते हैं। पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। तो स्वशासन की इकाई के रूप में कब संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाओं की 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो आपको बताया जा चुका है 243 जी के तहत 29 कार्यों की सूची दी गई है। तो संविधान के 73वें संशोधन ने प्रावधान किया है पंचायतों के नियमित चुनाव कराने के लिए, तो हाँ प्रत्येक 5 वर्ष पर चुनाव होंगे। महिलाओं के लिए सभी स्तरों पर सीटों के आरक्षण के लिए, तो हाँ ये भी सही है। राज्य वित्तायोग की संस्थिति के अनुसार पंचायतों को फंड्स का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही है। 11वीं अनुसूची में दिए गए विषयों के संबंध में पंचायतों को शक्ति का अनिवार्य रूप से हस्तांतरण, ये भी सही। तो आंसर हो जाएगा सभी चारों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह न्यूनतम जनसंख्या कितनी है जिसके नीचे अधिनियम के उपबंध के अनुसार 73वें संशोधन के अधिनियम के उपबंध के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें गठित नहीं की जा सकती हैं? तो वो जनसंख्या कितनी है? 20 लाख है, आपको बताया जा चुका है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य तो ये संबंधित है, स्वच्छता का प्रबंध ये भी संबंधित है, जनोपयोगी सेवाएं, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण राज्य सूची का विषय होता है, ना कि स्थानीय स्वशासन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध हैं और उसे 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया है, तो ये बात सही है। भारत के संविधान के भाग 9A में नगरपालिकाओं से संबंधित उपबंध है, तो यहाँ तक ही सही है। अनुच्छेद 243 Q के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगरपालिका हो सकती हैं, नगर पालिका और नगर परिषद। गलत है यहाँ पर, 2 प्रकार की नहीं 3 प्रकार की। कौन कौन सी? नगर पंचायत, फिर नगर पालिका परिषद, फिर नगर निगम। इसका करेक्ट आंसर होगा केवल एक, जो सही है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, हाँ। इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया, गलत है। इसको 74वें संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया। चलिए आगे चलते हैं। पंचायत राज व्यवस्था का निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो किसमें उल्लेख है आपको पता होगा, राज्य सूची में उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है? राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव निष्पादित करेगा, सही है। संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम गलत, 73वां है। सभी पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित होगा, ये भी सही है। एक पंचायत के भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, ये भी सही है। आगे चलते हैं। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपको बताया जा चुका है मध्य प्रदेश था, इसका करेक्ट आंसर। भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। कब से मनाया जा रहा है? 2010 से। आप इसको भी ध्यान रखेंगे। 1992 में अधिनियमित नए पंचायती राज बिल में पहले से हटकर अनेक नए प्रावधान हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा प्रावधान नहीं है? तो कौन सा प्रावधान नहीं है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद के साथ साथ कृषि, ग्रामीण विकास, प्राथमिक शिक्षा और सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में अधिक सम्मिलित दायित्व, तो ये भी है। सभी पदों के लिए उनके रिक्त होने पर निर्वाचनों का आज्ञापन किया जाना। पंचायतों में 1/3 पदों तक महिलाओं का सांविधानिक प्रतिनिधित्व। पंचायतों के सदस्यों के लिए नियमित पारिश्रमिक ताकि उनकी समय पाबंदी और जवाबदेही सुनिश्चित हो, तो ये गलत है। तो ये सम्मिलित नहीं है, प्रावधान नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों सीटों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D3 में किया गया है। यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। तो 243D में तो किया गया है, D3 में किया गया है, लेकिन 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर यह प्रभावी नहीं रहेगा, ये गलत है। 334 जब समाप्त हो जाएगा उसके बाद भी महिलाओं का आरक्षण प्रभावी रहेगा। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जब जो 334 में जो विनिर्दिष्ट अवधि है कि लोकसभा और विधानसभाओं में SC और ST को सीटों का आरक्षण दिया जाएगा, तो वो पंचायतों के लिए समाप्त हो जाएगा, लेकिन महिलाओं के लिए वो समाप्त नहीं होगा। तो इसका आंसर आप देख सकते हैं कि कौन सा हो जाएगा, केवल एक होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुसूचितों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा प्रदान करता है? 243D। आगे चलते हैं। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होता है?
उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि उस राज्य में अनुसूचित जाति की संख्या नहीं है, तो वहाँ पर आरक्षण लागू नहीं होगा अनुसूचित जातियों के लिए। ग्राम सभा का अभिप्राय क्या है? एक पंचायत क्षेत्र के लोग जिलाधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग, ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग, पंचायतों के सदस्य। तो ग्राम सभा आपको क्या बताया? ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। निम्नलिखित में से कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? ग्रास रूट डेमोक्रेसी से संबंधित क्या है? लोकपाल, पंचायती राज पद्धति, अंतर्राज परिषद, क्षेत्रीय राजनीति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज पद्धति। स्थानीय शासन की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं है? वैधानिक स्थिति तो हाँ। स्थानीय समुदाय की भागीदारी हाँ। केंद्रीय नियंत्रण तो नहीं, केंद्रीय विकेंद्रीकरण है यहाँ पर। इसके बाद कर, आरोपित कर, वित्त प्राप्त करने की शक्ति, तो ये भी है। चलिए आगे चलते हैं। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो इनमें सरकार की 3 श्रेणियाँ होती हैं हाँ। कौन कौन सी? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। इसका लक्ष्य गाँव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना हाँ। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो हाँ, आपको कल वीडियो में बताया जा चुका है। तो इनमें से सभी सही है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन का युगों से एक अभिन्न अंग रहा है, तो सही है। 73वां संविधान संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, गलत। 15 अगस्त से नहीं, 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी हुआ। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 जी उसके महत्व को बढ़ाता है, तो हाँ बढ़ाता है, क्योंकि इसमें कार्यों का उल्लेख है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? तो आपको पता होगा, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। CDP, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राष्ट्रीय प्रसार सेवा के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं, जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 1957 में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता, BR मेहता करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित समितियों को कालक्रम से व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो GV राव समिति कब बनी थी? 1985 में। LM सिंह भी 1986, BR मेहता समिति 1957 और 1977 में अशोक मेहता समिति। आप इसको क्रम से लगा सकते हैं। निम्न में से कौन सी एक समिति भारत में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? दिनेश गोस्वामी समिति, LM सिंघवी समिति, सादिक अली समिति, अशोक मेहता समिति। तो LM सिंघवी, अशोक मेहता और सादिक अली समिति संबंधित हैं, जबकि दिनेश गोस्वामी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। दिनेश गोस्वामी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित समिति थी। निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GV राव समिति, सरकारी आयोग। तो न्याय पंचायतों के गठन की बात अशोक मेहता समिति ने कही थी। आगे चलते हैं। पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति, बलवंत राय मेहता कमेटी, राव कमेटी, अशोक मेहता समिति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? LM सिंघवी कमेटी के द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति की गई थी। कब की गई थी? 1986 में। आप ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहले पंचायतों को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति द्वारा की गई थी, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है राज्य चुनाव आयोग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, मंडल के आयुक्त द्वारा, जनपद के जिलाधिकारी द्वारा। तो एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा। खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल, राज्य चुनाव आयुक्त, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खंड और जिला पंचायत की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल जारी करता है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, तो हाँ, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायतों के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं, गलत। जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत होते हैं, गलत। खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं, गलत। चलिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाताओं सूचियों को तैयार करता है, तो ये सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन कराता है, तो ये भी सही है। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन कराता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपी गई मतदाता सूचियों को तैयार करने और निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो ये गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है कितने वर्ष की आयु? तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए और वोट देने के लिए 18 वर्ष की। चलिए आगे चलते हैं। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है, तो राज्य वित्त आयोग का 243 के अनुसार गठन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम का पहला स्थापित कार्यक्रम है? CDP का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा, NES, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, 1953। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गलत। गरीबी रेखा से नीचे के BPL परिवारों के वयस्क सदस्य, गलत। सभी पिछड़े समुदायों के परिवारों के वयस्क सदस्य, गलत। किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जिसमें 100 वर्ष में 100 रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है, तो गलत हो जाएगा, ये 21 वर्ष होती है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अवशिष्ट यानी शेष समय के लिए ही जारी रहती है, तो हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 सही है। आगे चलते हैं। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? विकास में जनभागीदारी, हाँ। राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी है। वित्तीय संग्रहण, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ये नहीं है। और राजनीतिक जवाबदेही, ये भी नहीं है। तो विकास में जनभागीदारी और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरकार ने 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार पेशा अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन उसके उद्देश्य के रूप में चिन्हित नहीं है? स्वशासन प्रदान करना, तो हाँ। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, हाँ। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्र सृजित करना, गलत। जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना, तो हाँ, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992, जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्नलिखित में से क्या प्रावधान करता है? जिला आयोजना समिति का गठन, तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम आपको डिटेल में बताया जा चुका है। क्या उसमें जिला आयोजना समिति के गठन की बात है? नहीं। राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के चुनाव कराएगा, तो हाँ, ये बात है। राज्य वित्त आयोग की स्थापना, तो ये बात भी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? मद्रास में। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने लगभग 75 प्रश्नों को हल किया है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पक्का देखने को मिलेंगे। तो आपने वीडियो देखा, सभी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।